जन्नत के पत्ते। बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श गाड़ी से बाहर निकलकर उससे पूछने लगा। उसका सप्ताह ज़रा सा टूटा। बेहद खाली खाली नज़रों से उसने इलाही बख्श को देखते नफ़ी में सर हिलाया और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, ठंडा और नीला, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब घर पहुँचे, कैसे नीचे उतरी, उसे होश नहीं था। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर उसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पे पलट कर हया को देखा, जो मैकानिकी अंदाज में निकाब नाक से उतार कर थोड़ी तकला रही थी। ये हमारे घर में जामिया हफ्सा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर बोला। हया ने धीरे से पलकें झपकाईं। उसकी आंखों ने उस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुक़य्यद किया। फिर बसारत ने यह पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सुस्त रवि से इस पैगाम को डिकोड किया और फिर इस शख्स का नाम लेके लबों तक पहुंचाया। रोहेल। चंद लम्हे लगे थे उसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शौक तो अपा भी नहीं हुए थे जितने तुम हुई हो, वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़कर उससे मिला। वो खुश था। अब्बा और उसका मामला हल हो गया था क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से उसे पुकारा था। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर एक लड़की बैठी थी। उसका दिमाग मज़ीद काम करने से इनकारी था। उसने बस सर के इशारे से इस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रोहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुबहम टूटे बेरब्त अल्फाज कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अम्मा ने उसे पुकारा था, मगर उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। जहन इस तरह से एक नुक्ते पर मुंजमद हो गया था कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार रिपोर्ट की तरह उसने अबाया के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ इलादा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पे गिरते गए। उसने स्याह लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शय अजनबी सी लग रही थी। वो खाली और जहनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइट्स जला दी। वो उसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और उसे पूरा खोल दिया। फिर बाथ टब की मुंडेर के किनारे पर बैठ गई। उसकी स्याह लंबी कमीज़ का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज़धार बूंदें सीधी उसके सर पर गिरने लगीं। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लेब पे रखे पॉट पर भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथरूम में फैली थी। इंसान समझता है कि गुनाह भुला देने से वो ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। उसके गुनाह भी एक दफ़ा फिर उसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हजूम में भी अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी उसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीग कर मोटी लेटों की सूरत बन गए थे। उसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटिक सामने टाइल से मुज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था। उसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी उसके साए की तरह उसका पीछा कर रहे थे, और अगर वो सब कुछ उसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की वो झाड़ अभी तक उसे भिगो रही थी। उसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पे मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं, ऐसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकलते मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं ही शल से बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ उसकी कमज़ोरी लग गई थी। वो उसके खिलाफ गवाही न दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि उसके पास क्या चीज़ है। वो इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? उसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई?
وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اور ولید جیت گیا تھا۔ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے، وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو روپے پکڑتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑو بیٹھے سینے کے گرد بازو لپیٹتے، سر گھٹنوں میں دیے، وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو رحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیص کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا عابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھیں۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیص کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹرنگ میں ڈرائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی ایفرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگ گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے جلی ہوئی ہوتی ہے ویسی لگ رہی تھی۔ لبوں پہ ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اسے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی، نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سا سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اسے بیٹھا ہی نہ گیا۔ عجیب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی نظر آ گئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے مل لی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے ظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا؟ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا۔ ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے سر سے ذرا نکلے تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بغیر بتائے آیا ہے، بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ اسے یاد تھا کہ اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے ہوئے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان ہی کر چکا ہے، تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹی کا بیٹا۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ ان کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھیں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھابھی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔
मैं ने सोचा मैं खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरत को खुद करना चाहिए ताकि खाने में औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूर बानो है ना पप्पू? बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होता है। नूर बानो के बनाए खाने में उसके अपने बच्चों को जायका आएगा, मगर उसके मालिकों को नहीं। वो जहान की माँ थी, उनसे कौन बहस करता। सो वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया। दरमियान में अब्बा एक दफ़ा किसी काम से आए तो उसे बुलाकर पूछा। इलाही बख्श कह रहा था कि वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए उनकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने उसके खिलाफ कोई इक़दाम उठाया तो हम पर ज़ाती हमले भी कर सकता है। अटक अटक कर उसने चंद फिक्रे जोड़े। मैं उसको देख लूँगा, अब अकेले बाहर मत जाना, अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा, कल तो वैसे भी उसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने उसे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम उसके साथ आ गई। उसके सर में दर्द था और वो ज़रा लेटना चाह रही थी। तुमने देखा आबदा चची और सहरिश कैसे सारा वक्त फप्पू के आगे पीछे फिर रही थी। इरम बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटते हुए बोली थी। वाकई सहरिश सारा वक्त सिर्फ फप्पू से बातचीत करती रही थी, जैसे मुझे उनकी परवाह है। वो लैपटॉप उठाए बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज़ पे रखे अपने साथ बैठी सना को एक एक करके तस्वीर दिखा रही थी तो नताशा सना की दूसरी जानिब सिंगल सोफे पे बैठी थी। वो ज़्यादा वक्त खामोश ही रही थी, बस कभी किसी बात का जवाब दे देती, कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। 1 मिनट पीछे करना। वो बयू कदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी जब उसने नताशा को सीधा होते देखा। वो बेइख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा और तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी। अदा के बाजार का मंजर। अकब में जहान खड़ा बग्गी बान से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट कबल का फ़ोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, मगर इत्तेफाक से इस तस्वीर में नज़र आ ही गया था। ये जहान है ना? नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में मौजूद तमाम ख़वातीन रुक कर उसे देखने लगीं। वो ज़रा आगे होकर बैठी, मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने अचंभे से उसे देखा। ये हमारे पास आया था एक दफ़ा, नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? उसने तायदी अंदाज में हया को देखा। हया ने एक नज़र सब पे डाली और फिर इस्बात में सर हिला दिया। वो कितना स्वीट है, मुझसे बढ़कर कौन जानता है। हाँ, उसने बताया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद रहा। फुप्पो मुस्कुराई थी। रोहेल से वो इन टच थी, मगर नताशा से नहीं। सो उन्हें अच्छा लगा था।